राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। एंड मैं आगे लास्ट जो चार्टर एक्ट पढ़ाया था उसी के आगे से मैं पॉलिटी ही कंटिन्यू करूँगी। एंड माई हेल्थ इज़ क्वाइट लो, सो यू फाइंड माई एनर्जी क्वाइट लो। आई नॉट बी स्पीकिंग वेरी लाउड, right? But I'll explain you in very detail and everything. You will not be getting complaint regarding topics कि कैसे समझाया है. Okay. So see, yeah, let's start with our topic, with our today's thought, that this is very famous saying that when God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. Why is that? Why is that so? Because through giving we get and become truly richer in life, and the act of giving, it attracts the grace of God, right? So with a positive thought we are starting our class. So last time जो हमने पढ़ाया था वो था चार्टर एक्ट ऑफ वी हैव अ टोटल फोर चार्टर एक्ट्स, राइट? तो 4 चार्टर एक्ट्स पास किए जाते हैं 20 ईयर्स के गैप से होते हैं। वो हमने पढ़ा था, जो इनिशिएट किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से। दूसरा 20 ईयर्स गैप से था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 था। दूसरा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, 1813 था। थर्ड चार्टर एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1833. Sorry for the fumble, it's just sometimes it's get because all of them are 1333, so sometimes it's very normal to get fumble. It's okay. So I initiate with these things from beginning, obviously. So basically 4 charter act passed away थे from a very beginning. It's passed with the charter act of the 1793. After 20 years of gap, charter act of 1813 था. After 20 years of gap, charter act of 1833. We have done till then, right? So today we are going to start, and those who you have not attended the class of the don't have no knowledge और कुछ भी बेस नहीं पता है, please go to my previous class. I have covered these three charter acts in my previous classes. So today I am going to start with the charter act of 1853 because ये जो company rule topic it's very important too. And today I am going to start with मैं evening में या रात तक मैं अपना मैं करंट अफेयर्स क्लासेस ऑन अ डेली बेसिस जो न्यूज़पेपर्स हैं मैं अभी यहीं से रिमाइंडर में डाल देती हूँ। मैं इनफैक्ट मैं एक लिंक डाल दूँगी कि अब से मैं जो भी मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे डालूँगी। प्लीज़ गो एंड एटलीस्ट मैं नोट्स भी डालूँगी। एंड इट्स बेटर इफ़ यू अटेंड माई क्लासेस और दैट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी मैं उसी पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। एंड आई थिंक करंट अफेयर्स इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं यूपीएससी और पीसीएस का आर का, उन सब में सो बहुत सारे अभी इसलिए करंट अफेयर्स जो मैं उस पर भी फोकस करने वाली हूँ। साथ में सो ऑन अ डेली बेसिस आई एम गोइंग टू रिवील एंड जो प्रीवियस डेज के भी छूट गए हैं मई जून, बिकॉज मई से ही बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, वहाँ से मैं वो धीरे धीरे कवर करती रहूँगी, वो भी मैं अपलोड करती रहूँगी सो दैट प्रीवियसली पुराने जो छूटे हैं वो भी कवर आउट हो जाए। और आज से तो वी टुडे फ्रॉम टुडे ओनली, राइट, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट, विल नॉट डिले दिस थिंग एनी मोर, राइट? सो दैट आपको करंट अफेयर्स से भी इसमें फ़ायदा हो जाए, ठीक है? सो येस, सो मेक श्योर प्लीज़ मैं टेलीग्राम चैनल पे आप उसको मेरा अटेंड करें, फॉलो करें वो पेज को। तो मैं उस पर मैं अपनी जो भी मेरे नोट्स हैं करंट अफेयर्स नोट्स में अपलोड कर दूँगी। एंड प्लीज़ डू कमेंट देयर कि इफ़ यू वांट, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ पॉलिटी। और वन मोर थिंग हियर, पॉलिटी के जो नोट्स हैं फॉर माई वैल्यू एडिशन नोट्स वो मैं कल से अपलोड करूँगी, ठीक है? क्योंकि एंड रिमेंबर दीज थिंग कि अभी मैं जो ये लक्ष्मीकांत पढ़ा रही हूँ और जो वैल्यू एडिशन नोट्स में अपने से मैं जो पढ़ाऊँगी उसके बियॉन्ड, और करंट अफेयर्स ऑब्वियसली आई एम अपलोडिंग दैट फ्रॉम, वो मैं इवनिंग से करने वाली हूँ। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आता, किसी में भी कुछ नहीं आता है, वही चीज़ें हैं घुमा फिरा के, ठीक है? सो और हर उसका मैं अपलोड करूँगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1853, राइट? तो अब देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे आखिरी चार्टर है, लास्ट चार्टर पास हुआ है। उससे पहले कौन सा था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था। ये लास्ट चार्टर एक्ट पास हो रहा है इन 1853 में, राइट? दैट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। एंड ऑब्वियसली सबसे आखिरी चार्टर एक्ट है, आखिरी फरमान जारी किया गया। सो दिस नीड टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क रहा है हमारे लिए संवैधानिक तरीके से। एंड ये चीज़ हम अब ये आपको पता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर रीडिंग ऑल दिस हिस्टोरिकल, बिकॉज आज के टाइम पर जितने भी हमारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, बी इट्स इलेक्शंस, पार्लियामेंट, कैबिनेट,
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, जितनी भी आपको चीज़ें मिलेंगी वो सब इन सब का आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स ब्रिटिश रूल के टाइम से मिलेगा। इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे वो सारे क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे विच लीड्स, जिसकी वजह से आज जो हमारे फीचर्स हैं वो उस पर बेस्ड हैं एग्जैक्टली। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल इवेंट्स दैट टुक प्लेस देयर ड्यूरिंग देयर रूल, जितने भी हुए थे लार्जली उस पैटर्न पे बेस है। बाकी हमने अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको मॉडिफाई करते रहा है। वो आप पढ़ोगे जब मैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी, उसमें यू विल रियलाइज कि कौन कौन से फीचर्स हमने लिए हैं उससे, लेकिन अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो ऐसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क हमारे लिए साबित हुआ चार्टर एक्ट जो 1853 का हुआ। इसमें क्या किया, अब आपको पता है कि गवर्नर जनरल तो थे एंड यू नो दीज थिंग्स। गवर्नर जनरल उसमें क्या किया, सबसे पहले गवर्नर जनरल्स के जो एग्जीक्यूटिव्स और जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे उनको सेपरेट किया। इफ़ यू रिमेंबर दीज थिंग्स, सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसमें कंपनी हुआ करती थी। कंपनी के जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे उसको डिस्टिंग्विश किया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो पास किया उसमें कंपनी के जो कमर्शियल्स और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उसको अलग किया। आप चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पास करें, इसमें गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव और जो उसके लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं उसको सेपरेट किया। ठीक है, सो दे हैव सेपरेटली एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड दी लेजिस्लेटिव फंक्शंस। क्लियर है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी। यू नो दीस थिंग, लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग, कानून बनाने के फंक्शंस, कानून बनाने के जो फंक्शंस हैं कि अब गवर्नर जनरल का जो कानून बनाने का जो फंक्शन होगा उसको अलग किया, राइट। और जो एग्जीक्यूटिव कानून को जो एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूटिव, आज भी आज के टाइम पर भी अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर की, सीएम की, सबकी अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। यू नो दीज थिंग्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक टेम्प्रेरी एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो एक कौन होता है, एक परमानेंट कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट होते हैं। ये IAS जो IAS IPS हैं, ये सारे ये मेनली ब्यूरोक्रेट जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ही तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, और जो हर साल इलेक्ट होते हैं वो एक्चुअली टेम्प्रेरी हैं, वो टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी आप देखोगे यूनियन मिनिस्टर्स, राइट, वो सारे एग्जीक्यूशन का फंक्शन ही तो परफॉर्म कर रहे हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो पार्लियामेंट में, और वही लोग, यू अंडरस्टैंड दीस थिंग, तो वो पार्लियामेंट में लोकसभा में कौन बैठता है, बैठते तो यही लोग हैं इलेक्टेड होके, यू नो दीस से, है ना, मेजॉरिटी पार्टी जो रूल करती तो उसी तरीके से करती है। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए तो वहाँ पे उनके लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग हैं, वहीं पे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस तो उनके अलग हैं ना, उनका जो कानून बनाने का काम है और जो उनको एग्जीक्यूट करने का काम है वो अलग अलग है, तो उसके काउंसिल अलग होते हैं। तो ये हमने जो हमारा जो आज का फंक्शन है हमने कहाँ से सीखा है, ये तब चार्टर एक्ट 1853 में था कि गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन सेपरेट किए गए हैं, यहाँ से ये चीज़ आई है। तो आपको बेस समझ में आया कि हमारा जो आज का भी जो चीज़ें शुरू हो रही है उसका बेस कहाँ हमको मिल रहा है यहाँ। तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और लेजिस्लेटिव फंक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस में कुछ काउंसिल होगी, इसके कुछ मेंबर्स होंगे गवर्नर जनरल की, तो इसमें ये डिसाइड किया गया, यहाँ पे अब क्या किया, लेजिस्लेटिव डिसाइड किया गया टोटल 6 मेंबर। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स एज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर्स बनेंगे, राइट। इस लेजिस्लेटिव फंक्शंस में इसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसी में दे प्रोवाइड फॉर द एडिशन ऑफ 6 मेंबर्स एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड आउट ऑफ दीज 6 मेंबर्स, जो 6 लोग होंगे जो कानून के लिए डिसाइड करेंगे कि कैसे लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, आउट ऑफ दीज 6 मेंबर्स, क्योंकि 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स जो होंगे दे नीड टू बी अपॉइंटेड बाय द लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दे सेड देमसेल्फ, एक आएगा कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड दैट द लोकल रिप्रेजेंटेशंस होना शुरू हुआ इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राइट। सो ऑफ दीज 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, 4 मेंबर जो हैं दे नीड टू बी अपॉइंटेड बाय द लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कौन से वो 4 मेंबर्स, एक बॉम्बे से, एक मद्रास से, एक बंगाल से, एक आगरा से, 3 तो प्रेसिडेंसी हो गई, एक आगरा हो गया। ठीक है, तो ये 4 यहाँ से अपॉइंट किए जाएंगे। अब जब इतना जस्ट इमेजिन दीज थिंग, अब ये पहली बार ऐसा होगा कि जब जहाँ पे लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए की बात चल रही है कि एग्जीक्यूटिव को अलग किया, जब आप किसी दो चीज़ों को अलग करते हो इसीलिए तो करते हो सो दैट यू कैन सेपरेटली फोकस ऑन दैट थिंग। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी कि वहाँ से 6 मेंबर्स बनाए जा रहे हैं, 4 उसने कहा कि लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से होंगे, एक लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स इसमें होंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ये फंक्शन है इसको एज अ स्पेशल फंक्शन ट्रीट किया जा रहा था, राइट।
सो यहाँ पे क्या है, so this governor general's legislative councils came to be known as a Indian legislative councils, right? इसे मैंने legislative functions, इसको मैंने LGS लिखा है in short. I hope you understand these things. So basically इसको that's what I said. So this for the very first time कि इतना special functions को treat किया जाने लगा कि the governor general legislative functions came to be known as a Indian legislative council or central legislative councils, right? So they said, so this why this is Indian central legislative council. In fact they said it is because this legislative wings of the council it function as a mini parliament की तरह. मिनी पार्लियामेंट मतलब विच मीन्स अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर, वैसा ही प्रोसीजर है जो प्रोसीजर एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए लगता है. सो इमेजिन दीज थिंग्स को, इसको इतना इंपॉर्टेंट दर्जा मिल गया, राइट? ये परफॉर्मिंग लाइक एक्टिंग एज अ मिनी पार्लियामेंट, लाइक एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह, रिक्वायरिंग अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर. जैसे जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेम प्रोसीजर किया जाता है, सेम यहाँ पे भी होना शुरू हो गया. सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर ट्रीटिंग एज अ स्पेशल फंक्शन टू दिस लेजिस्लेटिव फंक्शंस को. पहली बार हम स्पेशल फंक्शन ट्रीट कर रहे थे, राइट? For the very first time, we are treating the Charter Act 1853 as a Governor General's Legislative Council as a special functions. And out of this addition of 6 members, and out of this 6, 4 members are from the local provincial government. 3 तो प्रेसिडेंसीज ही हैं, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और एक आगरा हो गया. ठीक है, तो ये जो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स समझ में आए, दैट इज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. अगर मैं बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है, गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसी को ये नाम दिया, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कहा जाने लगा. दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग. दूसरी चीज़ इसमें इस चार्टर एक्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और करी, दैट इज दिस है दे पास. ओके, सो बेसिकली इस चार्टर एक्ट 1853 में दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो पास किया, दैट इट इंक्लूड्स, यहाँ पे क्या किया, ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम्स ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ दी सिविल सर्वेंट, राइट? तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट किया. इस चार्टर ये फरमान भी जारी किया कि अब से जो बेसिकली 2 डिवाइडेड होते थे, एक कॉन्वोनेटेड सिविल सर्विस एंड अनकॉन्वोनेटेड. ठीक है, तो कॉन्वोनेटेड बेसिकली फॉर दी जो अपर क्लास वाले सिविल सर्वेंट, वो इंडियंस के लिए नहीं था, ओपन नहीं था. तो इस फरमान से जो जारी किया, इसमें क्या बोला, इसके लिए उन्होंने कहा कि अब से जो कॉन्वोनेटेड सिविल सर्वेंट जो पोजीशन है अपर क्लास वाली, दैट शिल ऑल्सो बी ओपन फॉर द इंडियन. देयर विल बी अ ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस, दैट विल बी ओपन फॉर देम. और इसके लिए एक मैक्यूले कमेटी सेटअप की है. मैक्यूले कमेटी इन 1854 में, एक बहुत ही 1 मार्क क्वेश्चन समटाइम आ जाता है. द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस के ऊपर फॉर्म की गई थी. इट वॉज अपॉइंटेड इन 1854 में, राइट? नेक्स्ट इज बेसिकली अब नाउ इमेजिन कंपनी के जो कमर्शियल रूल है वो भी खत्म कर, पिछले में प्रीवियस चार्टर वी स्टडी, दोज हु हैवंट स्टडी प्लीज गो वॉच दैट वीडियो एंड प्रीवियस क्लास वीडियो आई हैव कवर्ड चार्टर एक्ट ऑफ 1833. उसमें क्या किया, उसके प्योरली जो कमर्शियल फंक्शन से वो खत्म कर दिया. नाउ इट हैज़ बिकम दी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. धीरे धीरे उसकी पहले मोनोपोली खत्म करी, फिर कमर्शियल फंक्शन खत्म करे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बनाया. और अब क्या उसने बोला, तो नाउ बिकॉज वाई इट इज़ हैपनिंग, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी इट वॉज गेटिंग इंसॉल्वेंट. ठीक है, इसका दिवालिया निकल गया था. तो उस वजह से अब ये तो फिर ब्रिटिशर्स के लिए नुकसान है. तो दे हैव डिसाइडेड टू अबॉलिश. उन्होंने कहा कि अभी सीसीएम कंपनी की ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा, बट स्टिल क्योंकि वो एग्जिस्ट तो कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस फरमान उन्होंने जारी किया. दे सेड कि ठीक है, वी आर एक्सटेंडिंग दी कंपनी रूल. हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि कंपनी अपना रूल कंटिन्यू करती रहेगी एंड अलाउ इट टू रिटेन दी पोजेशंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. लेकिन हमारे नज़रों के अंदर यू विल, अगर आप कंपनी रूल जो है उन टेरिटरीज को कंट्रोल करके लाएगी, लेकिन बट दे डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड. इसका मतलब ये है, पहले तो चार्टर एक्ट की चीज़ करके पास करे थे कि 20 साल तक चलेगा, बट इस बार कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया. उसने कहा विच मीन्स द रूल ऑफ द कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम व्हेनेवर दे वांट टू. सो कभी भी टर्मिनेट हो जाएगा व्हेनेवर द पार्लियामेंट डिजायर. सो विच मीन्स अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ रहा है. एंड आई टोल्ड यू अर्लियर दीज थिंग्स कि अब पूरा उसके बाद क्या होगा, दिस वॉज ऑफ 1853 है ना, उसके बाद 1857 में जब रिवोल्ट होगा तो उसके बाद ऑलरेडी कंपनी का कुछ रोल तो रह ही नहीं गया था. तो पूरी की पूरी पार्ट जो है वो ब्रिटिश क्राउन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी. एंड अगेन दे विल मेक अ फूल ऑफ दीज थिंग्स. वो पूरा हमको फूल बनाएंगे, ऐसा कि अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी है किसके हाथ में है, तो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही. तो बस अब वो क्या करेंगे, डायरेक्टली अब ब्रिटिशर्स के हाथ में पूरी पावर, कंट्रोल, टेरिटरी सब कुछ आ जाएगी. एंड दिस इज हाउ इट विल एंड, राइट? ओके, सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल दी कंपनी रूल. हम पढ़ चुके हैं. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चारों चार्टर एक्ट हम पढ़ चुके हैं. विच इज़ इन कंपनी रूल के अंदर ये सब. तब तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जब तक वो फंक्शन कर रही थी,
वी हैव कवर्ड ऑल दीज एक्ट्स टिल नाउ. चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813 कर चुके हैं, 33, 53 वी हैव कवर्ड राइट नाउ. नाउ वी आर गोइंग, बिकॉज अब क्या होगा, 1857 रिवोल्ट होगा. रिवोल्ट के बाद अब अल्टीमेटली ट्रांसफर होगा, क्राउन रूल के बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट एक्ट विल वी हैव ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 which we will going to study in our next class. Government of India Act of 1858 हम पास करेंगे. let me give you just here this. लेकिन अब इस चीज़ ये स्टार्ट करने से पहले याद रखना कि इस स्पीच में रिवोल्ट हो चुका है, ठीक है. रिवोल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका है. तो उस चीज़ को, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अब घबरा चुके होंगे ब्रिटिशर्स की, एक रिवोल्ट हो चुका है, तो उसको ध्यान में रखते, क्योंकि और वैसे भी ऑलरेडी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो एबॉलिश तो कर ही रहे थे, पार्ट तो ऑलरेडी धीरे धीरे ट्रांसफर होने ही लगी थी. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो नेक्स्ट पास किया जाएगा वो पास होगा गवर्नमेंट. तो इसी नाम भी इन्होंने ऐसा चेंज किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 पास होगा. 57 में रिवोल्ट है, 58 में पास होगा. अब वो लोग वहाँ पे पता है दे विल मैनिपुलेट अस करेंगे, एंड विच वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, एंड काइंडली वॉच, आई एम प्रोवाइडिंग यू अ लिंक हियर, काइंडली वॉच इट. थैंक यू.